परमाणु संरचना के संदर्भ में आप लोगों ने जे थॉम्सन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी पढ़ा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल क्यों हुआ, उनमें कमियां क्या थी, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है, सभी लोगों ने माना। इलेक्ट्रॉन उनमें गतिशील अवस्था में होता है, यह भी सभी ने माना। परमाणु के दो भाग होते हैं, एक भाग नाभिक कहलाता है जो सेंटर में होता है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होता है। ऐसा रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया। अब वैज्ञानिकों ने जब उसको सर्टिफाई करना चाहा क्या यह सही है या गलत है, तो उन्होंने पाया कि अगर कण गतिशील अवस्था में है तो निश्चित अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है, अपनी ऊर्जा को खोता रहेगा, क्योंकि गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और जब गति करता हुआ अपनी ऊर्जा को खोता रहेगा तो निश्चित है जब उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, उसका रेडियस भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और रेडियस जब लास्टली कम हो जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, नाभिक के पास आ जाएगा। और जब नाभिक के पास आएगा उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है, आवेश नहीं खत्म हो रहा है, इसलिए आवेश बराबर होने के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फिर देखिए थॉम्सन मॉडल वाली कमी आ जाएगी, अर्थात दोनों एक दूसरे को मिल करके परमाणु को अस्तित्वहीन कर देंगे, परमाणु अस्तित्वहीन हो जाएगा, अस्तित्वहीन होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं है, अर्थात परमाणु का यह भी मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था गलत सिद्ध हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन का उन्होंने जो स्पेक्ट्रम लिया, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है सतत कंटिन्यूअस ना हो करके डिसकंटिन्यूअस अर्थात असतत होता है। उनमें अलग अलग रेखाएं पाई जाती हैं। ये रेखाएं क्या हैं, कहां से आई, कैसे बनी हुई है, रदरफोर्ड मॉडल उसकी भी व्याख्या न कर सका, अर्थात इसमें भी कमी आई और ये असफल मान लिया। तीसरा क्या है, चुंबकीय और विद्युत के क्षेत्र में ये रेखाएं जो स्पेक्ट्रम से प्राप्त हुई हैं, ये अपने मार्ग से डिसकंटिन्यूअस हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, अर्थात इसकी भी व्याख्या ये नहीं कर सके। इसको कहा गया धीमान व स्टार्क प्रभाव, इनकी भी व्याख्या वो नहीं कर सके, फलतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल गलत मान लिया गया। अब रदरफोर्ड के बाद जो परमाणु मॉडल आया उनका नाम है बोर का परमाणु मॉडल। बोर अपने सहयोगी बरी के साथ मिलकर जो कार्य किया उसे बोर-बरी परमाणु मॉडल कहते हैं। तो बोर-बरी का परमाणु मॉडल क्या है, बोर-बरी ने भी माना कि परमाणु का आकार गोलाकार है। परमाणु में दो भाग होते हैं, मध्य भाग में उसका धनावेश और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होते हैं। यहां तक वो बात सही मान ली। अब प्रश्न ये उठा उसमें कमी कहां थी, इन्होंने बताया कि परमाणु जो है गतिशील अवस्था में तो होते हैं, लेकिन इनके भीतर अनेक कक्षाएं बनी होती हैं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बंद कक्षाओं में गतिशील अवस्था में होते हैं
और ये गति करते हुए ना तो ऊर्जा लेते हैं और ना ऊर्जा होते हैं, अर्थात ऊर्जा का ह्रास किए बिना ये विभिन्न कक्षाओं में गति करते रहते हैं। ऐसा बोर ने अपने परमाणु मॉडल में कहा। इन कक्षाओं को अनुमेय या अस्थायी कक्षा कहा गया। अगर अलग अलग कक्षा है तो हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होंगे। बोरवरी ने इसको भी कहा था, ये बात सही है। और प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के अनुसार होगी। 2n² क्या है? 2 तो एक अचर राशि है जो कभी नहीं बदलेगी। n क्या है? कक्ष की संख्या, कक्षक की संख्या है। तो पहली कक्षा में, फर्स्ट कक्षा जिसे उन्होंने k नाम दिया, में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 × 1² बराबर कितना हो जाएगा? 2। अर्थात जो धनावेश नाभिक के पास पहली कक्षा होगी जिसका नाम k रखा गया है, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाएंगे। दूसरी कक्षा जिसका नाम उन्होंने l रखा, में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? तो 2n² के अनुसार 2 × n की संख्या 2 का वर्ग बराबर 8। अर्थात अगर इसे k कहा गया है, ये l है, ये n है, तो इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। फिर तीसरी कक्षा जिसका नाम उन्होंने n दिया, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर लोगों ने पूछा तो बताया उसी सूत्र के अनुसार 2 × n का मान 3 का वर्ग अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती चलेगी। तीसरी कक्षा जिसका नाम k या m रखा गया, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। इसी तरह चौथी में 2 × 4 का वर्ग, 4 × 16 × 32 हो जाएगा। पांचवें में 2 × 5 वर्ग अर्थात 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब लोगों ने फिर प्रश्न करना शुरू कर दिया कि अगर किसी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन या 50 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कैसे एक साथ व्यवस्थित हो सकते हैं? क्या ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे? और प्रतिकर्षण से जो बल उत्पन्न होगा, क्या इससे हमारी कक्षा डिस्टर्ब नहीं होगी? इन सब बातों के लिए बोरवरी ने बताया कि नहीं, कक्षा के भीतर उप कक्षाएं भी होती हैं। इन्हीं उप कक्षाओं को बोरवरी ने जो नाम दिया S, P, D व F नाम दिया और बताया कि S में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी हाल में कुछ किताबों में अगली इन फ्यूचर खोजे जाने वाले तत्व के आधार पर लोगों ने M नाम दिया या कुछ लोगों ने उसको G नाम दिया और बताया कि M और G में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से F तक ही चर्चा किया जाए। उप कक्षाएं क्या है? S, P, D व F। तो उन्होंने कहा जो नाभिक के सबसे करीब K है उसमें एक कक्षा भी है और उसी कक्षा में एक उप कक्षा भी है जिसका नाम S है। अर्थात K में केवल एक S उप कक्षक है जिसमें केवल 2 है। उसके बाद L की जब पारी आई, L में उन्होंने बताया कि 2 उप कक्षक
हैं जिसमें S और P दो हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6। M की बारी आई तो M में उन्होंने बताया कि S, P और D 3 उप कक्षाएं हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन अपने आप में व्यवस्थित हो। N की बारी आई तो उन्होंने बताया कि N में चारों कक्षाएं समाहित हैं जिन्हें हम S, P, D व F नाम दिया है। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14। अगर बारी N की आती है, K, L, M, O, P, इनकी बारी जब आती है, इसके लिए उन्होंने एक जर्मन वर्ड का यूज किया जिसे आप बाउ नियम कहा गया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो फिर यहां लोगों ने प्रश्न उठाया, यदि 32 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन पर आपस में डिस्टर्बेंस प्रतिकर्षण बल हो सकता है तो 14 से भी वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर लोगों ने कहा कि ठीक है, बोरबरी ने बताया कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपस में उप कक्षक के बीच बनी हुई कक्षक में समाहित होते हैं और कक्षक को हम दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं आयताकार खानों से, प्रदर्शित करते हैं रेक्टेंगल बॉक्स में। अर्थात S में केवल 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात एक रेक्टेंगल बॉक्स होगा जिसे उपकक्षक कहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि K कक्षा भी है और K में एक यश उपकक्षा भी है और यश में एक ही कक्षक भी है। इसके बाद P जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दो को सेपरेट करने के लिए इन्होंने 3 कक्षक की परिकल्पना की, अर्थात P में 3। D इलेक्ट्रॉनों का आपस में प्रतिकर्षण ना हो इसलिए D में उन्होंने 5 उपकक्षक बनाए, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5। उसी तरह F में 7 उपकक्षक की संकल्पना प्रस्तुत किया उन्होंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और प्रत्येक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं रख करके उनके बीच उत्पन्न प्रतिकर्षण बल के मतभेद को समाप्त कर दिया। इस प्रकार बोरबरी द्वारा कक्षक की परिकल्पना करके जो वैज्ञानिकों में मतभेद था कि इन इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण बल अधिक हो जाएगा जिसके कारण परमाणु भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इस कक्षक के सिद्धांत द्वारा उन्होंने इस भ्रम को दूर कर दिया। से आगे हम लोग आप नियम जिसकी हमने यहाँ चर्चा की थी कि O और P अगर कक्षक हैं, 7 कक्षक होंगे तो उन 7 में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किस प्रकार होगी, जिसके लिए इन्होंने एक जर्मन वर्ड का यूज किया जिसे कहा गया आप बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित करना, व्यवस्थित किए गए। ये चर्चा आप बाउ नियम में बताइए। धन्यवाद।